बड़ा मज़ा आने वाला है, भूख लगने वाली है हमें इस टॉपिक से। फूड ट्रैवल हो रहा है, फूड की बात होती ही भूख लग जाती है। एंड इवन जर्म्स एंड डिजीजेस, कोरोना में सबका आना जाना बंद हो गया था। आप एक के घर में जाते हो, मतलब मैं जनरली आपको एक बात बताती हूँ, अगर हम किसी फैमिली मेम्बर के घर जाते हैं और जैसे बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बहू, तो हम उनके साथ किचन में चले जाते हैं और किचन में कुछ ना कुछ नया दिख जाता है। गोल्ड सिल्वर आता कहाँ से था? क्या यूरोप की उपज थी वो? क्या यूरोप बना रहा था वो, या वो भी कहीं से चुरा के लेके आ रहा था? हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन 9th 10th 11th के यूट्यूब चैनल पे, जहाँ हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 3rd चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज ग्लोबल वर्ल्ड। आपने कमेंट सेक्शन में मेरा दिमाग खाया हुआ था कि मैम ये चैप्टर कोई नहीं करा रहा है, जल्दी से करा दो। तो भाई आप कुछ बोलो और मैं ना मानूँ, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। बहुत ही छोटा सा चैप्टर रह गया, ये 3.5 घंटे का चैप्टर अब देखा जाए तो मात्र आधे पौने घंटे का रह गया है। लेकिन मैं इस वीडियो में एक ही लेक्चर में आपको इसकी एक्सप्लेनेशन के साथ साथ इसी टॉपिक, एक्चुअली आपको पता होगा शायद सिर्फ फर्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का अब बोर्ड्स में आ रहा है, फाइनल एग्जाम में आ रहा है, बाकी सारा सेकंड टॉपिक ऑनवर्ड्स डिलीट हो गया है। तो आज के इस लेक्चर में वो फर्स्ट टॉपिक मैं पूरा आपको एनसीईआरटी से एक्सप्लेन करने वाली हूँ, यानी कि जो मेरी पीपीटी है उसका जो कंटेंट है वो पूरा एनसीईआरटी रहने वाला है। क्योंकि मैंने सोचा यार वैसे ही छोटा सा चैप्टर बचा है, इसमें भी अगर मैं और छोटा कर दूंगी पढ़ाने के टाइम पे तो यार बच्चों के साथ थोड़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो इसीलिए कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेन की जाएगी। और अब बच्चों को लगता है कि मैम एक ही टॉपिक आ रहा है, पीछे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, हमें उसमें से कौन से करने हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बुक में बहुत सारे हैं, हमें कौन से करने हैं। तो आपकी उस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन इसी वीडियो में है, क्योंकि इस टॉपिक से मेजर 7 से 8 क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं इस पीपीटी में लेके आई हूँ आपके लिए। यस तो आपको इस लेक्चर में मिलने वाला है कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, एमसीक्यू एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बन सकते हैं। तो आपका ये वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है, यही वाला लेक्चर ग्लोबल वर्ल्ड का। तो शुरू कर लेते हैं यार, फिर इतनी बातें कर ही ली हैं तो सबसे पहले तो इसके नाम को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड होता क्या है ना भाई? ग्लोबल वर्ल्ड क्या मैम, मतलब क्या ये जो आपका मैम इको वाला ग्लोबलाइजेशन है, क्या ये वही है? बेटा जी ग्लोबलाइजेशन तो वही है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है आपके गुड्स का आदान प्रदान कंट्री टू कंट्री होना। इधर से उधर आपके गुड्स जब जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। तो बस है तो वही वर्ड का मतलब अपने नेटवर्क को फैलाना, यही मतलब है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, हम यहाँ पे इस चैप्टर में जो बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं ग्लोबलाइजेशन की हिस्ट्री की, यानी कि ये ग्लोबली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कब स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई, सिल्क रूट के बारे में पढ़ेंगे, खाना कैसे इधर से उधर आया। हमारे लिए जो आज ये आलू, ये टमाटर, ये शकरकंदी एक नॉर्मल सी चीज़ है, कैसे पहले के ज़माने के लोगों के लिए ये आलू है, ये टमाटर है, ऐसे हुआ करता था। मतलब दोज पीपल वर अमेज्ड टू सी दीज क्रॉप्स, फॉर देम दे वर न्यू। जैसे आज के टाइम पे जब हमारे यहाँ पे वो कौन सी डिश है अजीब सी यार, वो जापनीज़, यार बड़ा लोग बोलते हैं, मैं भूल गई यार, वो जो डुबो के खाते हैं यार, मुझे कमेंट्स में बताना वो कौन सी होती है, वो सुशी। तो उसके लिए लोग अच्छा ये सुशी है, उही हम एक शादी में गए वहाँ सुशी भी थी, हम घर आके बता रहे थे को पता है उसकी शादी में सुशी भी मिल रही थी। तो हम लोगों के लिए लाइक इट्स अ बिग थिंग। जब मोमोज आए थे तो हमने मोमोज सबसे पहले हिमाचल में खाए थे, वहाँ की डिश है ना, ये तिब्बतियन डिश है। तो मैं छोटी थी, 2006 की बात है, तब तक हमारे दिल्ली में नहीं आए थे मोमोज। लेकिन जब दिल्ली में आए तो अब तो यार मोमोज हर बच्चे बच्चे की ज़बान पे होते हैं, हर रेडी, इतनी सी रेडी खोल लो उस पर भीड़ लग जाती है बच्चों की, तो वो इतना कॉमन हो गया। तो उसी टाइम पे लोगों के लिए इट वॉज एन अमेजिंग थिंग। लेकिन अब इट्स लाइक पोटैटो, टमाटो, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। और लास्ट में इसी फर्स्ट टॉपिक का तीसरा टॉपिक आएगा कॉन्क्वेस्ट, यानी कि एक्वायर करना, डिजीज़ यानी कि बीमारियां, और साथ में ट्रेड। तो इस चैप्टर के पहले टॉपिक के 3 ही एलिमेंट्स हमने पढ़ने हैं, वो है द सिल्क रूट, देन फूड ट्रैवल्स, एंड देन कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड
ट्रेड। तो जिस बच्चे को भी नहीं पता है और जो बच्चा कमेंट्स में लिखने वाला है कि मैम हमारी एनसीईआरटी में तो पूरा चैप्टर है, बेटा एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर ही है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई की साइट पे ये बता दिया गया है कि ये चैप्टर का सिर्फ पहला पोर्शन ही एग्जाम में आने वाला है। तो ये चैप्टर बहुत आसान हो गया आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की, हम लोग रेफर करते हैं इकोनॉमिक सिस्टम जो कि पास्ट 50 ईयर्स से हम देख रहे हैं कि क्या हुआ है, इमर्ज हुआ है। बट एज यू विल सी एनसीईआरटी साथ में होने चाहिए। In this chapter, the making of global world has a long history of trade, migration, people in search of work, the movement of capital and much else. तो ये सारी चीज़ें तो क्या हैं, हमने यहाँ पे देखी है कि कैसे 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 expand हो रही हैं. As we think about the dramatic and visible signs of global world, इंटरकनेक्टेडनेस, देखिए ग्लोबलाइजेशन की परिभाषा ही यही है, इंटरकनेक्टेडनेस इन आवर लाइव्स टुडे। वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेजेस थ्रू विच दिस वर्ल्ड इन विच वी लिव हैज इमर्ज। तो इस चैप्टर में हम हिस्ट्री देखेंगे कि ऐसी कौन सी एलिमेंट्स रहे जिसकी वजह से आज का समय जो हम देखते हैं वो हम देख पा रहे हैं, इतना अपडेटेड। जैसे ऐप अपडेट होती है वैसे हम लोग भी तो अपडेट हुए हैं, हमारा समाज भी तो अपडेट हुआ है। तो ये अपडेट कैसे हुआ है, इस चैप्टर में हम यही बात करने जा रहे हैं। All through history, human societies have become steadily more interlinked. From ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims traveled vast distance for knowledge, opportunity, and spiritual fulfillment to escape persecution. तो पहले के ज़माने में लोग डिस्कवरीज कर, अब देखो अगेन मैं एक बात बोलूँगी, हमारे देश में, हमारा देश के इसरो ने ये कैपेबल कर दिया कि हमारे देश का चंद्रयान 3 पहुंच गया चांद के साउथ पोल पे, है ना भाई। कुछ अनपढ़ लोग कह रहे हैं इसकी क्या ज़रूरत थी, आई कैन से उनको नहीं पता है कि क्या ज़रूरत थी और उसका क्या आफ्टर इफेक्ट्स हमारी इकोनॉमी को पड़ने वाले हैं, पॉजिटिव उनको नहीं पता। लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे सोचा गया, तो इस डिस्कवरी के लिए तो गए वो, ये डिस्कवरी कैसे पुराने ज़माने के लोग ट्रैवल कर करके करते थे। आप एक बंद कमरे में बैठे रहोगे तो क्या आपको बाहर के ज़माने का पता चलेगा? आप रेस्टोरेंट नहीं जाओगे, आप बाहर मॉल नहीं जाओगे, आप कहीं घूमने नहीं जाओगे तो वहाँ के कल्चर, ट्रेडिशन, कैसे बाहर कॉफ़ी मिलती है, कैसे बर्गर ऑर्डर करते हैं, ये आप नहीं समझ पाओगे। ये सब समझने के लिए यू नीड टू स्टेप आउट ऑफ योर होम, राइट। तो दे कैरीड गुड्स, मनी, value skill, ideas, inventions and even germs and diseases. कोरोना में सबका आना जाना बंद हो गया था, क्योंकि अगर कोई कोविड पॉजिटिव है और वो किसी नेगेटिव पर्सन के साथ कांटेक्ट में आता है तो वो भी कोविड पॉजिटिव हो सकता था। तो जर्म्स एंड डिजीजेस जो कि स्पेशली कम्युनिकेबल होती हैं वो तक ट्रैवल करी कंट्री टू कंट्री। कोविड का शिकार पूरा वर्ल्ड हो गया था यार, तो किसी इंसान के थ्रू ही तो हुआ। As early as 3000 BCE, an active coastal trade linked the Indus Valley civilization with present day West Asia. तो देखो हिस्ट्री 3000 साल पहले की बात कर रहे हैं BCE में। हम क्या बोल रहे हैं कि भैया ये इंडस वैली सिविलाइजेशन से ओरिजिनेट हुआ। इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन जो हमने मतलब हमारी किताबों में भी ढंग से नहीं बताया गया है। ध्रुव राठी की वीडियो में मैंने देखा था कि उन्होंने कम्प्लीटली इसको एक्सप्लेन किया, अगर आपने देखनी है तो वो देखना। बताया उन्होंने कि कैसे पहले के ज़माने में ट्रेड होता था, कैसे वो इंटरकनेक्ट करते थे, कैसे वो पैसे का आदान प्रदान करते थे, बार्टर सिस्टम करते थे। For more than a millennia, cowries, the Hindi कौड़ी और she cells used as a form of currency. तो पहले पैसे थोड़ी होते थे, ये तो हमने मनी एंड ट्रेड के लेक्चर में ही पढ़ा है। वन शॉट अपलोड हो चुका है इस चैनल पे, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। मैंने आपको विद एग्जाम्पल्स बताया है कि पहले तो हम बार्टर सिस्टम करते थे, पहले तो पैसे होते ही नहीं थे, धीरे धीरे गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन आए तो पहले कौड़ियाँ होती थी, 1 कौड़ी 2 कौड़ी, सी शेल्स जिसे कहते थे। फ्रॉम द मालदीव्स, ये मालदीव से आया, फाउंड देयर वे टू चाइना एंड ईस्ट अफ्रीका। तो करेंसीज का कंसेप्ट भी ट्रैवल किया कि हम सीशल्स को भी यूज़ कर सकते हैं, क्या करने में, ट्रेड करने में, है ना भाई। सीशल्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड करने में।
हाँ जी. The long distance spread of diseases carrying germs may be traced as far back as the 7th century. By the 13th century, it had become an unmistakable link. और ये तो भैया unmistakable link का मतलब है कि हम इस चीज़ को आप एक के घर में जाते हो, मतलब मैं जनरली आपको एक बात बताती हूँ, अगर हम किसी फैमिली मेम्बर के घर जाते हैं और जैसे बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ बहू, तो हम उनके साथ किचन में चले जाते हैं और किचन में कुछ ना कुछ नया दिख जाता है, चाहे वो उनका सब्ज़ी या दाल या चाय बनाने का तरीका हो, या कोई उनकी डिब्बी हो, या कोई मसाला दानी हो, कुछ भी हम वहाँ से कुछ सीख के आते हैं और बताते हैं यार उसके जैसा टिश्यू स्टैंड लेना है, यार उसके जैसा घर में जो उनने वो लगाया ना कंसोल, हमें वो लेना है. हम करते हैं ना ये चीज़. तो ये चीज़ पुराने ज़माने के लोग भी इस्तेमाल करते थे. वो ट्रैवल करते थे और वहाँ के अच्छे अच्छे कंसेप्ट अपनी कंट्री में लेके आते थे और वो लागू भी करते थे. आज ये जो इतना सारा चेंज आया है, जैसे कि हम रिमोट से ही कर्टेन्स हट रहे हैं, रिमोट से पंखे चल रहे हैं, ये हमारे देश की खोज नहीं है. ये हम फॉरेन कंट्री से कल्चर आ रहा है कि भैया सब कुछ स्मार्ट हो जाएगा. स्मार्ट, एवरीथिंग इज स्मार्ट. नाउ व्हाट आर वी डूइंग? मैं किस मतलब देश के किस कोने में ये रिकॉर्ड कर रही हूँ और देश का कौन कौन से कोने का बच्चा ये देख रहा है वीडियो, ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प डाल के बताना कि आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं. लाइव स्ट्रीम पे नहीं, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन से शहर से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं. तो देखो ना, ये भी तो क्या है, ये ग्लोबलाइजेशन ही तो है. नाउ द वेरी फर्स्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सिल्क रूट. ये पीपीटी आपको मिल जाएगी ऐप पे. वैसे तो ये आपको एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, लेकिन इसके पीछे क्वेश्चन आंसर्स आने वाले हैं, तो वो आपको बहुत वैल्यूएबल रहेंगे, वो ले लेना. द सिल्क रूट आर अ गुड एग्जाम्पल ऑफ अ वाइब्रेंट प्री मॉडर्न ट्रेड. प्री मॉडर्न वर्ल्ड का मतलब होता है पुराना जमाना. And cultural links between distant parts of the world. The name Silk Route points to the importance of westbound Chinese silk cargoes along this route. तो basically एक रूट बनाया गया सिल्क रूट और ये ट्रैवल करता था चाइना से. अब वहाँ का सिल्क रूट एक्चुअल में बनाया तो गया सिल्क को ट्रैवल करवाने के लिए, लेकिन फिर वो रूट हर एक चीज़ के लिए यूज़ होने लगा. इवन ह्यूमन बींग्स, goods, services, knowledge, everything was being done by that silk route. Historians have identified several silk routes over land and by sea, knitting together vast regions. यानी कि एशिया को यूरोप से जोड़ना, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स जुड़ रहे हैं इस रूट से, लैंड रूट से भी और सी रूट से भी. इससे ट्रेड क्या हो जाएगा मेरी जान? आसान हो जाएगा. इंटरकनेक्टेडनेस, ये फ्लाईओवर्स जो बनते हैं क्या करते हैं? ये आसान करने के लिए बनते हैं. तो ये भी आसान बनाने के लिए ट्रेड को बनाया गया. They are known to have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. तो ये काफ़ी पहले से बना हुआ है. But Chinese pottery also traveled the same route. और वैसे ही टेक्सटाइल्स, स्पाइसेस इंडिया से ये भी ट्रैवल करी इसी रूट से. इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स यानी कि गोल्ड, सिल्वर, ये भी यूरोप से आए. देखिए यूरोप से आने का मतलब जितना भी उधार या जितने भी हम ट्रेड करते थे, अगर हम अपने यहाँ से सिल्क हो गया यानी कि टेक्सटाइल्स हो गए या स्पाइसेस हो गए, अगर हम वो यूरोप को ट्रेड कर रहे हैं, हम यूरोप को दे रहे हैं, तो यूरोप हमें वो किसके बदले देता था? मतलब उसके बदले पैसे नहीं, उसके बदले हमें देता था गोल्ड, सिल्वर. उनके पास काफ़ी गोल्ड सिल्वर था. आप आगे जाके पढ़ोगे इसके बारे में कि भैया वो गोल्ड सिल्वर आता कहाँ से था, क्या यूरोप की उपज थी वो? तो वो आगे जाके आप पढ़ोगे क्या यूरोप बना रहा था वो, या वो भी कहीं से चुरा के लेके आ रहा था. लेकिन हमें तो वो किससे देता था भैया? गोल्ड एंड सिल्वर से. ट्रेड, कल्चरल एक्सचेंज ऑल्सो वेंट हैंड इन हैंड. ये क्वेश्चन भी बनता है बेटा, आगे मैं लाई हुई हूँ कि ट्रेड और कल्चर हाथ में हाथ डाल के चलता है. यानी कि सिर्फ गुड्स ही नहीं बल्कि कल्चरल आइडियाज़, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैसे कि मुस्लिम, जैसे कि क्रिश्चियनरीज, मतलब ये सब भी ट्रैवल किया. देखिए बेटा, क्रिश्चियंस बेसिकली मेजरली कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेन में, है ना, फॉरेन में पाए जाते हैं. तो लेकिन अब इंडिया में भी हैं, है ना. तो ये चीज़ क्या हुई? कल्चर ट्रैवल किया, लोग यहाँ आए, रिजाइड किया, अपनी पॉपुलेशन को बिल्ड किया,
मतलब बच्चे पैदा किए एंड उन्होंने भी अपना एक सेक्शन बना लिया. तो नॉट जस्ट गुड्स एंड सर्विसेज बट कल्चर ऑल्सो ट्रेवल्स. For example, early Christian missionaries almost certainly travels this route to Asia. और ऐसे ही मुस्लिम्स ने किया, ये भी अलग अलग जगहों पे गए, लेकिन इनसे भी पहले शुरुआत हो चुकी थी बुद्धिज़्म से. ये इमर्ज हुआ ईस्टर्न इंडिया में और अलग अलग जगहों पे ये क्या किया, ट्रैवल किया. बुद्धिज़्म, ये आपकी ही किताब की एक पिक्चर है. सिल्क रूट ट्रेड एज डिपिक्टेड इन अ चाइनीज केव पेंटिंग. 8th century cave 2017 मगाओ ग्रोटोसोस गांसो चाइना. तो चाइना की एक केव में ये प्रिंटिंग हो रखी है सिल्क रूट की. देखो ना, क्योंकि पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं 1 मार्कर में, तो वी शुड नो व्हाट इज शोन इन द पिक्चर. नाउ ये आपका फर्स्ट हेड का सेकंड टॉपिक है. ठीक है, फूड ट्रैवल्स. बड़ा मजा आने वाला है, भूख लगने वाली है हमें इस टॉपिक से. फूड ट्रैवल हो रहा है, फूड की बात होती है भूख लग जाती है. ऑल्दो आज राखी का दिन है, आपको पता है मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ. आई डोंट नो ये आपको आज ही मिल रहा है या कल मिल रहा है लेक्चर, लेकिन आज 30 अगस्त है. अभी हम बस राखी वाखी सेलिब्रेट करके आए हैं और मैंने बस आते ही जल्दी से अपने झुमके उतारे और टी शर्ट बदली. मैंने कहा रिकॉर्ड करते हैं बच्चों के लिए, उनके एग्जाम्स आने वाले हैं, ग्लोबल वर्ल्ड प्रोवाइड करते हैं सबसे पहले. क्योंकि मैं फ्राइडे यानी कि डेट क्या होगी, आज है अगर 30, कल है 31, 1 सितंबर को मैं हिस्ट्री पूरी पढ़ा रही हूँ. यानी कि यूरोप चैप्टर, इंडिया चैप्टर विद उसके और ग्लोबल वर्ल्ड, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स. तो वो हम करने जा रहे हैं फ्राइडे को. तो अगर आप लोग पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो फ्राइडे को बहुत मज़ा आने वाला है. आप लोगों को 1 सितंबर को पूरी हिस्ट्री मिलने वाली है एक ही मैराथन में. तो वो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा. उसी के लिए मैंने ये लेक्चर बनाया है, क्योंकि यूरोप के, इंडिया के क्वेश्चंस मैं बहुत बार करा चुकी हूँ, लेकिन ग्लोबल वर्ल्ड मैंने नहीं पढ़ाया था और बच्चों के एग्जाम में आ भी रहा है. चलिए, फूड ट्रैवल्स नॉट जस्ट गोल्ड सिल्वर आइडियाज कल्चर, बल्कि खाना भी ट्रैवल किया. वाह भाई वाह. पास्ता है ना, पास्ता कहाँ की डिश है बता दो भाई. ये जो पास्ता आप खाते हो ये कौन सी डिश है. इन जनरल हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, वो इटालियन के अंदर लिखी होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पास्ता कहाँ की डिश है, बता दीजिए. क्या इटली की है, बताइए बताइए, टेल. देखिए, फूड हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देता है फॉर अ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज. ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस न्यू क्रॉप्स टू लैंड्स दे ट्रैवल्ड. जैसे कि इवन रेडी फूड स्टफ. अच्छा जी, रेडी फूड स्टफ का मतलब उपमा आता है एक डब्बे में, बस गर्म पानी डालो बन गया. कप्पा मैगी आती है, गर्म पानी डालो बन गया. आधी कच्ची रोटियां आती हैं उसको फ्रोजन, उसको आप बस तवे पे सेक लो बन गई. सब्जियां कटी कटाई आती है, मिक्स वेज बनानी है, कटी कटाई सब्जियां ले लो, बस तड़का लगा लो. और कहीं तो बनी बनाई आती है, बस उसको गर्म करके खा लो, है ना भाई. ये रेडी फूड स्टफ ये इंडिया का कल्चर नहीं था. हमारे देश में तो सास ससुर जान ले लेते बहू की अगर ये चीज़ें वो बना के खिला रही होती, लेकिन अब सब पॉसिबल हो गया क्योंकि एवरीवन इज वर्किंग, दे डोंट हैव टाइम टू कुक फूड, सो दीज रेडी फूड स्टफ्स आर अवेलेबल. आओ फ्रिज खोलो, गरम करो, माइक्रोवेव करो एंड खा लो. ये भी ट्रैवल किया, ये कंसेप्ट भी ट्रैवल किया. अब देखिए एग्जाम्पल ले लीजिए स्पेगेटी का, नूडल्स का. कहा जाता है कि नूडल्स ट्रैवल करी वेस्ट, चाइना से वेस्ट की जगह. नूडल्स चाइना से वेस्ट पार्ट गई और बन गई स्पेगेटी. थोड़ी सी चेंज करा, डंडियां थोड़ी टाइट कर दी, वो स्पेगेटी बन गई, है ना भाई. इट इज बिलीव ओके. और परहैप्स पास्ता को अरब ट्रेडर्स लाए थे बेटा. कहाँ पे, सिसिली में. एंड सिसिली इज नाउ इन इटली. पास्ता को लाए अरब ट्रेडर्स इन सिसिली. पास्ता को लाए अरब ट्रेडर्स इन सिसिली एंड नाउ सिसिली इज इन इटली, है ना भाई. एंड नाउ सिसिली इज इन इटली. तो बस
ये इटालियन डिश नहीं है, इसका ओरिजिनेशन अरब ट्रेडर्स लेके आए। अरब ट्रेडर्स ने इसको ट्रैवल करवाया एंड ये इटली में लेके आए और वहां से आप लोग अब फेमस कर चुके हो इसको पास्ता, आखिरी पास्ता। Similar foods were also known in India and Japan. So the truth about their origins may never be known. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते वो कहाँ की है। कोई कहता है कोई कहाँ की चीज़ ये यहाँ का फेमस है, लेकिन आज हमें पढ़ने से पता चला कि पास्ता इज़ नॉट एन इटालियन डिश, ये तो अरब ट्रेडर्स लाए थे। मेरा गला ख़राब हो रहा है ना, फैमिली के साथ मिलो जुलो। Okay. Yet such guesswork, possibilities of long distance cultural contract, even in the pre-modern world. Many of our common foodstuffs, जैसे कि potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes, and so on, were not known to our ancestors until about 5 centuries ago. 500 साल पहले ये सारी चीज़ें उनके लिए like आलू, टमाटर, like that. But अब नहीं है, अब it's like आलू, टमाटर, shakargandi. It's just a normal thing for us. But for them it was new. These foods were introduced in Europe and Asia after, ये देखिए, ये एक इंसान है क्रिस्टोफर कोलंबस जिन्होंने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया अमेरिका एंड वहाँ पे देखा कि ये क्या, ये भी खाना मिलता है यहाँ पे, आलू भी है, टमाटर भी है। तो ही डिस्कवर्ड द वास्ट कॉन्टिनेंट दैट वुड लेटर टू बी नोन एज अमेरिका। एक बच्चे ने पूछा इन्होंने अमेरिका बनाया? नहीं, इन्होंने अमेरिका कॉन्टिनेंट डिस्कवर किया, क्योंकि पहले यार लोग जहाँ के हैं उन्हें बस वहीं का पता होता था। देखो यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मैं अपनी मम्मी के घर थी मायके में, तो मुझे नेबर्स का नहीं पता होता था, लेकिन अब यहाँ पे पता है फिर भी थोड़ा, क्योंकि मिलते जुलते हैं। तो जब आप मिलोगे जुलोगे तो आपको पता लग जाएगा, लेकिन आप मिलोगे जुलोगे ही नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा ना कि कोई और कॉन्टिनेंट भी है। क्या आपको यूरोप के सारे देशों के नाम पता है? नहीं, हमें बस मेजर स्विट्जरलैंड पता है, हमें इटली पता है, रोम पता है, लेकिन बाकी हमें छोटे नहीं पता है। लंदन में कौन कौन से एरिया हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है, हमसे मत पूछो ना, और हम क्यों पता करें। लेकिन अगर हमें वहाँ से कोई कांटेक्ट करना है, रोज़ हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो हमें उस जगह का नाम पता होगा। सिमिलरली उन्होंने डिस्कवर किया अमेरिका। हेयर वी विल यूज अमेरिका टू डिस्क्राइब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका एंड द कैरेबियन पोर्शन। इनफैक्ट मैनी ऑफ आर कॉमन फूड्स अमेरिका के ही ओरिजिन से आए हैं और ये अमेरिकन इंडियंस कहलाते हैं। Sometimes the new crops could make the difference between the life and death. Europe's poor began to eat better and live longer with the introduction of the humble potato. यूरोप के लोग तो भैया दीवाने हो गए थे पोटैटो के, आलू के। जब तक रहेगा समोसे में आलू, यूरोपियंस रहेंगे जिंदा ओ शालू। तो बेसिकली दे वर एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन पोटैटोज। वो दीवाने हो गए थे। आयरलैंड के तो जो पुअरेस्ट पेजेंट्स थे वो इतना डिपेंडेंट हो गए थे कि जब डिजीज आई और पोटैटोज डिस्ट्रॉय हो गए तो कितने सारे लोग, 100,000 लोग मर गए पोटैटो की याद में, भूख में। आप सोच सकते हो जैसे यार नशा होता है एक इंसान को, अल्कोहल का नशा, हम उसको नहीं देंगे तो उसको होता है मैं मर जाऊंगा, मुझे दे दो मुझे दे दो, ऐसी वाली चीज़ होती है ना। तो यहाँ पे देवर एक्चुअली डिपेंडेड ऑन पोटैटोज एंड व्हेन पोटैटो की डिस्ट्रॉय हुई खेती तो देवर लाइक हम जिंदा रहेंगे भी कि नहीं रहेंगे। तो मर्चेंट्स फ्रॉम वेनिस एंड द ओरिएंट एक्सचेंजिंग गुड्स फ्रॉम मार्को पोलो, बुक ऑफ मार्वल्स। मार्को पोलो आपके प्रिंट कल्चर में भी आएगा, ये मैंने इस पर शायरी भी बनाई थी कि जब बुखार होता है हम खाते हैं डोलो, प्रिंटिंग प्रेस लेके आए मार्को पोलो। तो वही मार्को पोलो जी हैं जो ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं। सो दिस वॉज योर सेकेंड टॉपिक। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक की तरफ, दैट इज कॉन्क्वेस्ट, डिजीज एंड ट्रेड। कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है कब्जा करना, डिजीज का मतलब होता है बीमारी, और ट्रेड तो आप सब जानते ही हैं। तो ये थोड़ा टॉपिक अजीब सा है, अजीब सा नहीं है, यहाँ पे यूरोपियंस की रियलिटी बताई गई है, क्योंकि यूरोपियंस जो थे वो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट थे
और उनका मन था वो पूरी दुनिया को कॉन्क्वेस्ट कर ले, कब्जे में कर ले। अभी तो आपका एक चैप्टर पूरा कट चुका है यार, इन्होंने कैसे अफ्रीका को कॉन्कर किया, कैसे अमेरिका पे इन्होंने कब्जा किया, वो सब इसमें अमेरिका का तो इसमें दिखा देंगे, अफ्रीका का नहीं बताएंगे, लेकिन एक्चुअली इन्होंने अफ्रीका पे भी कब्जा किया। वहाँ के लोग माने नहीं तो इन्होंने रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी भेज दी, उनकी कैटल सारी डिस्ट्रॉय कर दी ताकि उनके पास कोई चारा ही ना बचे उनके अंडर काम करने का, क्योंकि वहाँ के लोग मोस्टली पैस्टरलिस्ट होते हैं, चरवाहे। तो देवर लाइक दैट काइंड ऑफ पीपल, यूरोपियंस। अमेरिका में जर्म्स भेज दिए, जाओ भाई जर्म्स कब्जा कर लो, अमेरिका को ख़त्म कर दो। तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली। बेटा श्रैंक का मतलब तो होता है सिकुड़ना, कम होना, लेकिन यहाँ पे प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक का मतलब ये नहीं है कि देश कम हो रहे हैं। देखिए जब आप एक जगह को जानते ही नहीं हो तो वो आपके लिए दूर लगता है, लेकिन अगर आप उस जगह को देखो यार, अभी हमें यहाँ से ना नोएडा गुड़गांव बड़ा दूर दूर लगता है, लेकिन एक्चुअली हमारे एरिया से कितने लोग रोज़ अप डाउन करते हैं काम के चक्कर में, काम के सिलसिले में, तो उनके लिए वो दूर नहीं है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि पहले कॉन्टिनेंट, स्टेट्स, ये सब दूर दूर लगते थे, लेकिन जब उनके बारे में पता लगने लगा, डिस्कवरी होने लगी, तो ये सारे रास्ते श्रैंक हो गए, उनके दिमाग में ये चीज़ें श्रैंक हो गई कि अब तो ट्रेड करना बहुत ही आसान है भाई। तो क्या हुआ? द प्री मॉडर्न वर्ल्ड श्रैंक ग्रेटली इन द 16th सेंचुरी आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड अ सी रूट। रास्ता मिल गया ना, रास्ता मिलने के बाद तो भैया आसान हो गया आना जाना। एंड ऑल्सो सक्सेसफुली क्रॉस द वेस्टर्न ओशन टू अमेरिका। फॉर सेंचुरीज बिफोर इंडियन ओशन सबसे बड़ा कॉन्टैक्ट था, कब से चलता आ रहा था, जिसने इंडिया को एशिया मतलब एशिया को यूरोप से जोड़ा हुआ था। एंड ये एक बसलिंग ट्रेड यानी कि उभरते हुए ट्रेड का रीज़न भी था। यहाँ से हम गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम, ये सब कुछ क्या करते थे, आदान प्रदान करते थे, क्योंकि ये ओशन मिडिल पार्ट, सेंट्रल पार्ट में पाया जाता है। ये हमने 9th क्लास इंडिया साइज एंड लोकेशन में भी पढ़ा है। एंड ये सबसे ज़्यादा बेस्ट माना जाता था इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्योंकि ये मैक्सिमम कॉन्टिनेंट्स को जोड़ता है। तो द इंडियन सबकॉन्टिनेंट वॉज central to these flows and a crucial point in their networks. The entry of the Europeans helped to expand or redirect some of these flows towards यूरोप। तो यूरोपियंस आए और यूरोपियंस ने क्या किया, इन्होंने अपनी तरफ ट्रेड को धकेल लिया, अपनी साइड ट्रेड को धकेल लिया कि यार अब तो हम भी आ गए, अब इस ओशन से यूरोप में भी ट्रेड हुआ करेगा। तो यूरोपियंस वर स्मार्ट, उनको पता है कि इंडियन ओशन इज यूज्ड फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस, तो उन्होंने अपना भी नाम घुसाया ताकि हमारे से भी ट्रेड आसान हो जाए, जिसके बदले वो गोल्ड एंड सिल्वर भी दिया करते थे। बिफोर इट्स डिस्कवरी अमेरिका तो भैया इस सब चीज़ों से दूर था, ये रूट के डिस्कवरी से पहले। विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स, काफ़ी समय से, बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी इनकी लैंड, क्रॉप्स, मिनरल्स, ट्रेड, ये सब जगह लाइव्स बदलने लगी। अमेरिका बहुत डेवलप हो चुका था और तभी डेवलप्ड जगह की जगह पे नज़र सबकी होती है ना, उन पे नज़र सबकी होती है। तो यूरोपियंस तो वैसे ही नज़र डालने में बड़े ही तेज़ थे, ये वो गली के बिगड़े हुए गुंडे थे जो हर लड़की पे नज़र डालते थे, हर सुंदर कन्या पे नज़र डालते थे। तो बस यूरोपियंस की तो नज़र में अमेरिका खटक चुका था कि अब इसको कैसे तोड़ूं। प्रीशियस मेटल्स particularly silver from mines located in present day पेरू, मेक्सिको, जो कि एक्चुअली कहाँ थे, साउथ अमेरिका का पार्ट थे, also enhance यूरोप्स वेल्थ एंड फाइनेंस इट ट्रेड विद एशिया। तो बेसिकली अमेरिका यूरोप को फाइनेंस कर रहा था, यानी कि यूरोपियंस एक्चुअली वो जो गोल्ड एंड सिल्वर ला रहे थे वो पेरू और मेक्सिको से ला रहे थे, जो साउथ अमेरिका का पार्ट है, यानी कि बड़े शाने थे ये लोग और उसी से हमें पे भी कर रहे थे। लेजेंड स्प्रेड इन 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट साउथ अमेरिकाज। अच्छा जी, अब क्या हुआ, अफवाह फैली। अफवाह ये फैली कि साउथ अमेरिका में एल डोराडो नाम की जगह है, KGF में नाम सुना ही होगा इसका, एल डोराडो नाम की जगह है जो कि भैया सिटी ऑफ गोल्ड है। तो यूरोप ने कहा अमेरिका तू तो बड़ा सोना सोना हो रहा है? सोने सोने पे हम तो नज़र डालेंगे ही डालेंगे। तो द पोर्टुगीज एंड स्पेनिश conquest and colonization of America was decisively under the way by the mid 16th century। तो कहीं ना कहीं अमेरिका पे नज़र पड़ चुकी थी। European conquest was not just a result of superior firepower. In fact, the most powerful weapon
ऐसा नहीं है, यूरोपियंस के पास बहुत वेपन्स है। इनके पास सबसे बड़ा वेपन इन्होंने अपना यूज किया और वो था जर्म्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स पता है आप लोगों को, माता वगैरह ना, उसी का थोड़ा कम का वर्जन। अब क्या था, यूरोपियन जगह पे तो स्मॉल पॉक्स पहले भी आया हुआ, तो दे वर एक्चुअली इम्यून। उनको पता था ये बीमारी के बारे में और उनको ये भी पता था इसको ट्रीट कैसे करना है। लेकिन अमेरिका को नहीं पता था, अमेरिका को ये नहीं पता था कि इस नाम की कोई बीमारी भी होती है, और अगर बीमारी है तो इसका एंटीरोड क्या है, इसका एंटीवायरस क्या है। जैसे हमारे देश में कोविड की सेकेंड वेव तो भैया हिला गई थी घरों को, हमें नहीं पता था कि इसको कैसे हम ट्रीट करें, उसके सिम्टम्स ही बड़े अजीब से थे ही नहीं कुछ। In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a conventional military weapon at all. It was the germs, such as those of smallpox, जो उन्होंने कैरी किए अपने लोगों पर और कहाँ भेज दिए, अमेरिका, कि जाओ लोगों को इन्फेक्ट करके आओ। बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशन, अमेरिका को तो भैया बिल्कुल भी इम्यूनिटी थी ही नहीं। स्मॉल पॉक्स इज अ पर्टिकुलरली प्रूव्ड अ डेडली किलर। एक बार जब आई, इसने जगह 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 मैयत फैला दी, लोग मरने लगे। इट किल्ड एंड डिसेनेटेड होल कम्युनिटीज, पेविंग द वे फॉर कॉन्क्वेस्ट। और एक्चुअली पोर्टुगीज, स्पेनिश कामयाब हो गए अमेरिका पे कब्जा करने में, क्योंकि वहां के लोग तो भैया बेचारे बीमारी ही नहीं संभाल पा रहे थे। गन्स कुड बी बॉट, देखो यार, अगर मैं आतंकवादी भेजती हूँ तो हम उसको पकड़ सकते हैं, मैं इक्विपमेंट्स वेपन्स भेजती हूँ तो हम उसको भी कब्जे में करके रख सकते हैं। लेकिन बीमारी कैसे, बीमारी तो फैलती ही जा रही थी, तो वो नहीं हम कंट्रोल कर पा रहे थे, हम मतलब अमेरिकन्स। तो गन्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न्ड अगेंस्ट, बट नॉट डिजीजेस सच एज स्मॉल पॉक्स, टू विच द कॉन्कर्स वर मोस्टली इम्यून। क्योंकि जो ये बीमारी फैलाने वाले थे वो तो इम्यून थे, तो उनको कैसे भैया। बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वॉरफेयर मतलब जर्म्स के थ्रू, डिजीजेस के थ्रू। जॉन विंथ्रॉप, द फर्स्ट गवर्नर, ये 1 मार्क का आ सकता है, ऑफ मैसाचुसेट्स बे कॉलोनी इन न्यू इंग्लैंड, रोट इन May 1634 दैट स्मॉल पॉक्स सिग्नल्स गॉड्स ब्लेसिंग फॉर द कॉलोनिस्ट वर नियर ऑल डेड ऑफ, मतलब इनके लिए तो एक ब्लेसिंग की तरह आई कि इन लोगों ने कैपेबल कर लिया अमेरिका जैसे देश को कॉन्कर करने में। अंटिल द 19th सेंचुरी पॉवर्टी, हंगर, ये सब तो कॉमन हो चुका था इन यूरोप भी। सिटीज वर क्राउडेड, डेडली डिजीजेज वर वाइड स्प्रेड, रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स काफ़ी चल रहे थे, एंड साथ ही साथ बहुत सारे लोग तो यूरोप टू अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे। क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हो रहे थे यूरोप टू अमेरिका शिफ्ट, क्या कारण था जिसकी वजह से वो लोग अमेरिका शिफ्ट हो रहे थे। कोई पॉइंटर्स आप लिखेंगे, क्या आप कोई पॉइंटर्स बताना चाहेंगे बच्चों कि क्यों लोग शिफ्ट हो रहे थे। क्यों शिफ्ट हो रहे थे वो, क्या कारण थे। क्योंकि देख सकते हैं आप, सबसे पहला कारण तो क्या था, हंगर एंड पॉवर्टी, सबसे पहला कारण तो यही था। देखो अगर मैं क्वेश्चन लिखूं, वाई पीपल वर फ्लेड टू अमेरिका फ्रॉम यूरोप, तो क्या था, सबसे पहला पॉवर्टी एंड हंगर जो कॉमन हो गया था। दूसरा भैया डेडली डिजीजेस, तीसरा रिलीजियस कन्फ्लिक्ट, और चौथा आप एक और डाल सकते हैं कि प्लांटेशन वॉज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यूरोपियंस टू अर्न देयर लाइवलीहुड इन अमेरिका। अमेरिका में प्लांटेशन बहुत अच्छी थी, तो उन्होंने सोचा हम यूरोप से निकलते हैं और वहां पे जाके क्या करेंगे, खेती बाड़ी कर लेंगे। तो ये भी एक कारण था। देखो ये रहा। अब क्या है, हेयर बाय द 18th सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी आ चुकी है, प्लांटेशंस वर्क बाय स्लेव्स कैप्चर्ड इन अफ्रीका फॉर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर यूरोपियन मार्केट्स। तो यार अफ्रीकन्स को तो स्लेव बना के रखते हैं, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी पढ़ा है, इस चैप्टर में भी आगे आएगा। लेकिन एक्चुअली इसमें क्या बताया गया है कि अफ्रीकन्स को स्लेव बना के रखा ताकि वो क्या करें, खेती बाड़ी करें और यूरोप की नीड को पूरा करें, क्योंकि यूरोप में बहुत ही ज़्यादा क्योस मच चुका था, लोग वहाँ से भाग रहे थे। Until well into the 18th century, China and India were among the world's richest country. और उस टाइम पे
जब यूरोपियंस का बुरा हाल था, अमेरिका का उन्होंने बुरा हाल कर दिया था, तो इंडिया एंड चाइना वर द टॉप कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग। 1 मार्कर क्वेश्चन है ये। They were also preeminent in Asian trade. However, 15th सेंचुरी के बाद थोड़ा चाइना पीछे हट गया था। चाइना ने कहा कि मैं अपने ये ओवरसीज कॉन्टैक्ट नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं रखूंगा तो ये डिजीज वाला फैक्टर यूरोपियंस हमारे यहाँ पे भी अपना सकते हैं। तो उन्होंने अपने आप को कट ऑफ कर लिया, रिड्यूस कर लिया अपना रोल इन राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द अमेरिकन्स, ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड्स। तो इस वजह से ये सारा का सारा सेंटर ऑफ ट्रेड अब इंडिया चाइना से शिफ्ट होके अमेरिका चला गया, क्योंकि अमेरिका से बहुत सारी क्रॉप्स ट्रैवल करती थी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो यूरोप नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ वर्ल्ड ऑफ ट्रेड। और क्योंकि यूरोप को अमेरिका को कैप्चर कर रखा था यूरोपियंस ने, तो यूरोप बन चुका था अब सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर द होल वर्ल्ड। अब यहीं पे आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त। एक्चुअली जितना आपके एग्जाम में आने वाला है, इसके बाद की कहानी तो मतलब कहानी तो यहीं रोकनी पड़ेगी क्योंकि खत्म है। अब इसके मैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स लाई हूँ, जिसमें पहले मैं 2 MCQ लाई हूँ, तो आपको मुझे इसको आंसर करना है टाइम स्टैम्प डाल के अभी के अभी। तो क्वेश्चन है, अराउंड 3000 BCE एन एक्टिव कोस्टल ट्रेड लिंक विच ऑफ द फॉलोइंग सिविलाइजेशन। इनमें से कौन सी सिविलाइजेशन को इस टाइम पे लिंक किया गया था ग्लोबल वर्ल्ड के टाइम पे? तो वॉज इट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इजिप्टियन वैली सिविलाइजेशन, चाइना सिविलाइजेशन या प्यूगा वैली सिविलाइजेशन? फटाफट से बता दीजिए कॉमेंट्स में, फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, कमाल है बच्चों। Okay, so correct answer is Indus Valley civilization. Second, the name Silk Routes points to the importance of West bound for which of the following countries silk cargoes along this route? बेटा इनमें से कौन सी कंट्रीज के लिए ये सिल्क रूट कार्गोज भेजता था, काम करता था? क्या वो इंडिया थी, अमेरिकन, चाइनीज या पोर्टुगीज? किसके लिए? बहुत आसान, इसीलिए एनसीईआरटी पूरी लेके आई थी ताकि आपको समझ आ जाए। मैं आपके लिए ऐप पे इसका एक इजी वर्जन ऑफ नोट्स भी डालूंगी, या इजी वर्जन तो मैं फ्राइडे को करा ही रही हूँ। आई डोंट नो आपके पास आज 30th को वीडियो आई है, 31st को। वैसे 31st को जानी थी, मैंने कहा यार मेरा बर्थडे है, मैं उस दिन रिकॉर्ड पता नहीं कर पाऊँ ना कर पाऊँ, तो मैं आज ही रिकॉर्ड कर रही हूँ। शायद आज ही आ जाएगी, 30th को ही आ जाएगी। बट देख लो यार, अगर हम त्यौहार के दिन मेहनत कर रहे हैं तो तुम्हें भी मेहनत करनी है। ऐसा नहीं है बस पढ़ के छोड़ देना है। आपको एनसीईआरटी से आज ही ये लेक्चर देखते देखते निपटा दो, इस चैप्टर को खत्म कर दो। हाँ जी, सो द करेक्ट आंसर इज चाइनीज। अब इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव 8 क्वेश्चंस हैं। पहला, एक्सप्लेन द ग्लोबलाइजेशन इन द प्री मॉडर्न वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपको पुराना समय, वही हिस्ट्री बतानी है कि कैसे लोग माइग्रेट करते थे, कैसे लोग सिग्नल्स ढूंढते थे कि कैसे हम कल्चर को, ट्रेड को, नॉलेज को ट्रैवल करवा सके फ्रॉम वन पर्टिकुलर प्लेस टू अनदर पर्टिकुलर प्लेस, क्योंकि एक्चुअली ये इंटरलिंकिंग को ही क्या बोला जाता है? ग्लोबलाइजेशन। ऑल थ्रू हिस्ट्री ह्यूमन सोसाइटीज हैव बिकम स्टेडीली मोर इंटरलिंक्ड। एक्सप्लेन। तो बेटा जी पहले क्या क्या ट्रैवल होता था? गुड्स, मनी, वैल्यूज, स्किल्स, आइडियाज, इन्वेंशंस, इवन जर्म्स एंड डिजीजेस। और ये तो इंडस वैली वाला हो गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से एशिया भी इंटरलिंक हो गई थी 3000 BCE में ही। सिल्क रूट को बताना है आपको पूरा कि गुड एग्जाम्पल है ये एक ट्रेडिंग का, ट्रेडिंग को इसने प्रमोट किया। चाइना से कार्गोज पहले ट्रैवल होने लगी, लेकिन सिर्फ ये सिल्क ही नहीं बल्कि लोग और भी गुड्स यहाँ से ट्रैवल किए जाने लगे और इसने ट्रेड को काफ़ी आसान बना दिया। ट्रेड एंड कल्चर वेंट हैंड इन हैंड। मैंने बताया था ना, एक क्वेश्चन में लाई हुई हूँ, तो इसके अंदर आपको यही बताना है कि अर्ली क्रिश्चियन मिशनरीज पहले अपना कल्चर ट्रैवल करवाया, देन इससे पहले मुस्लिम्स भी आए, और सबसे पहले तो बुद्धिज़्म ने भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल किया, इंडिया में भी आए और उसके बाद काफ़ी जगह एक्सपैंड हुए। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं। फूड ऑफर्स मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस कल्चरल एक्सचेंज। तो यहाँ पे ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स ने इंट्रोड्यूस किया क्रॉप्स को भी एक्सचेंज करना। अब रेडी टू यूज़ फूड स्टफ भी काफ़ी ज़्यादा फैलने लगा। फिर इसमें आप नूडल्स, स्पैगेटी वाला पॉइंट और पास्ता वाला पॉइंट आप डाल देंगे। इरिश पोटैटो फमाइन में क्या हुआ था? कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स द न्यू क्रॉप्स कुड मेक द डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। यूरोप के पुअर जो थे वो इतना जी रहे थे हम्बल पोटैटो पे कि आयरलैंड के पुअरेस्ट पेजेंट्स जो थे वो इतना डिपेंडेंट हो गए कि पोटैटो जब डिस्ट्रॉय हुआ तो काफ़ी सारे लोग उस डिस्ट्रॉय होने के कारण मर गए।
ब्रीफ में बताओ प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसे श्रैंक हुआ। तो बेटा जी सेंचुरीज बिफोर इंडियन ओशन ने काफ़ी इस चीज़ के लिए रोल प्ले किया। इंडियन ओशन ने ट्रैवल करवाना शुरू कर दिया पीपल, नॉलेज, कस्टम्स को। देन इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक सेंट्रल कॉन्टिनेंट है और सेंटर होने की वजह से ये अलग 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 देशों को क्या करता है, कनेक्ट करता है और सबसे इजीली कनेक्ट करता है। तो इसीलिए ट्रेड बहुत आसान हो गया और यूरोपियंस भी एंटर हो गए थे एंड अमेरिका का क्रॉप सिस्टम भी काफ़ी एंटर हो गया था इसके अंदर इसकी वजह से। देन स्मॉल पॉक्स एज अ वेपन कैसे यूज़ हुआ। तो बेटा जी अमेरिका लोग अपने आप को आइसोलेट करके बैठे हुए थे, लेकिन यूरोपियंस को ये पता था कि उनके पास इसका एंटीडोट नहीं होने वाला है, तो उन्होंने स्मॉल पॉक्स नाम की बीमारी जो एक्चुअली यूरोपियंस झेल चुके थे, उसका वैक्सीनेशन भी आ चुकी थी, इम्यून थे, इन्होंने अमेरिका भेज दी। अमेरिका के ऊपर कोई वेपन ना भेज के जर्म्स एंड डिसीजेज भेजी, वहाँ के लोग उसको नहीं संभाल पाए और यहाँ से रास्ता निकाल लिया यूरोपियंस ने अमेरिका पे कब्जा करने का। एंड वहाँ पे उनने कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे भी गए। तो बेटा जी ये आपका चैप्टर अब बस रह गया है ग्लोबल वर्ल्ड, इतना सा ही। पूरा कंप्लीट चैप्टर हमने कर लिया है। तो प्लीज़ आपको कैसा लगा ये चैप्टर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चैप्टर का वन शॉट आपको कौन सा चाहिए वो भी बताइएगा। 1 सितंबर को मैं पूरी हिस्ट्री वैसे पूरा रिकॉल करा रही हूँ आपके मिड टर्म्स के लिए, लेकिन आपको वैसे भी लाइक फेडरलिज्म चाहिए मैम वन शॉट में, 2 पार्ट्स में तो मैंने डाला हुआ है इसी चैनल पर, लेकिन वन शॉट में कौन सा लेक्चर चाहिए मुझे कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही एक नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।